नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान सामान्य ज्ञान जीके के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके के प्रश्न है। साथियों, ये राजस्थान कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो आयोजित होने वाली है परीक्षा 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेवल 1 के लिए भी है साथियों और लेवल 2 के लिए भी है। मात्र 30 मिनट में हम 60 प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे मित्रों। तो पहला प्रश्न है मित्रों आपके, सामंत व्यवस्था मूलतः थी वैवाहिक व्यवस्था थी, सांस्कृतिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी और सामाजिक संगठन था। सामंत व्यवस्था के बारे में आपको पहले प्रश्न में बताना है। पहले प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा भाई? जो सामंत व्यवस्था थी यह मूलतः प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी साथियों। 3rd विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 है आपके, सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार था जन्मजात अधिकार था, दान में प्राप्त अधिकार था, किराएदार के रूप में था या वेतन के रूप में था। तो जो सामंत जागीर हुआ करती थी पहले के जमाने में, इस पर सामंत का कैसा अधिकार था साथियों? दूसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं भाई। सामंत जागीर पर सामंत का कैसा अधिकार था? जन्मजात अधिकार था। विकल्प 1 आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरह। प्रश्न नंबर 3 को, राजस्थान के उत्तराधिकारी निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे भोमिया, मुतसड्डी, सामंत और चारण भाट। तीसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। क्या पूछा गया है? जो राजस्थान के उत्तराधिकारी निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे उनको किस नाम से जाना जाता था साथियों? सामंत के नाम से जाना जाता था। 3rd विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर है और प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर कम किए जाएंगे मित्रों। तो तीसरा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 4 है, एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था। बीकानेर रियासत थी वो, जैसलमेर रियासत थी, जोधपुर रियासत थी या जयपुर रियासत थी? तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था साथियों, उस रियासत का नाम क्या है? जैसलमेर रियासत। बिल्कुल, यहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। विकल्प नंबर 2 आपके चौथे प्रश्न का सही आंसर है। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है आपके, बापीदार किसान अपने खेत के स्वामी थे, खेत में सेवक थे, खेत पर किराएदार थे या खेत पर चौकीदार थे? तो साथियों, बापीदार किसान के बारे में आपको प्रश्न नंबर 5 में बताना है भाई। जो वह किसान जो बापीदार किसानों की श्रेणी में आते थे वो अपने खेत के स्वयं स्वामी होते थे साथियों। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है। नेक्स्ट 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 6ठा प्रश्न है आपके, जो भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी जिसे केंद्रीय भूमि भी कहा जाता था, तो वह कौन सी भूमि थी? खालसा भूमि थी, जागीर भूमि थी, किसान भूमि थी या कृषक भूमि थी? तो जो भूमि सीधे किसके नियंत्रण में होती थी साथियों? शासक के नियंत्रण में होती थी। और इसको किस नाम से भी जाना जाता था? केंद्रीय भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है भाई? बिल्कुल इस भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था, जिसको केंद्रीय भूमि भी कहते थे। और ये भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी। शासक मतलब राजा के नियंत्रण में होती थी साथियों। तो पहला विकल्प आपके 6ठे प्रश्न का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न नंबर 7 है, जागीर भूमि के कितने प्रकार होते थे? 1, 2, 3 और 4। तो जागीर भूमि के प्रकार आपसे प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है साथियों। प्रश्न नंबर 7 का आंसर देखें तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? जागीर भूमि भाई यहाँ पर कितने प्रकार की होती थी? 7वें प्रश्न में जो चौथा विकल्प है 4 प्रकार की जागीर भूमि हुआ करती थी साथियों। 4th विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, ये जो प्रश्न है राजस्थान अध्ययन के किताब से सारे प्रश्न लिए गए हैं। जो राजस्थान अध्ययन की कक्षा 12वीं की पुस्तक है मित्रों, कक्षा 12वीं की पुस्तक के अध्याय 2 से 25 प्रश्न और अध्याय 3 से 35 प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। इस प्रकार से कक्षा 12वीं की दूसरे और तीसरे अध्याय से टोटल 60 राजस्थान जीके के वस्तुनिष्ठ प्रमाणिक प्रश्नों को आप हल कर रहे हो यहाँ पर। तो देखो अध्याय 2 का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। लगान वसूली की 3 विधियां कौन सी थी? लाटा, कुंता
अन्य और इनमें से सभी। तो लगान वसूल जो किया जाता था किसानों से साथियों, उसकी 3 विधियों की अगर हम बात करें तो भाई लाटा विधि भी थी, कुंता भी थी और अन्य भी थी। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। आपके 9वां प्रश्न, कौन सी प्रणाली में शासक सामंतों और जागीरदार किसानों को घूंघरी देता था उतना ही अनाज लगान कर के रूप में देता था? मुकाता में, डोरी में, घूंघरी में या भूमिया में? तो भाई 9वें प्रश्न में प्रश्न से ही हमें पता चलता है कि जिस प्रणाली में शासक सामंतों और जागीरदार जो किसान हुआ करते थे इनको क्या देता था? घूंघरी, और उतना ही अनाज लगान कर के रूप में देता साथियों। तो इसको क्या कहा जाता था? घूंघरी प्रणाली कहा जाता था इसको। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां प्रश्न है, कौन सा पदाधिकारी सेना और किलों पर होने वाले खर्च का विवरण रखता था तथा सामंत की देखरेख का भी हिसाब रखता था? सामंत की रेख का भी हिसाब रखता था, देखरेख नहीं सॉरी। सिकदार, नायब बख्शी, दीवान एवं बख्शी और मुहब्बत। तो देखो वह पदाधिकारी जो देखो आपके राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल में है। ये जो प्रश्न है ये सारे उसी में आ जाते हैं साथियों। तो वह पदाधिकारी जो सेना और किलों पर होने वाला खर्च का विवरण रखता था और सामंत की रेख का भी हिसाब रखता था उसको क्या कहा जाता था? नायब बख्शी के नाम से उसको जाना जाता था साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो 11वां प्रश्न है, सेना का प्रमुख विभाग होता था सिकदार, नायब बख्शी, दीवान एवं बख्शी और मुहब्बत। तो जो सेना का प्रमुख विभाग होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? पहले तो 11वें प्रश्न का आंसर देखते हैं साथियों। 11वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो थर्ड विकल्प है आपके, दीवान एवं बख्शी सेना का जो प्रमुख विभाग है इसको दीवान एवं बख्शी के नाम से जाना जाता था साथियों। थर्ड विकल्प आपके 11वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे, कौन सी भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी? खालसा भूमि, जागीर भूमि, दोनों और इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं को तो आप यहां से हटा दो, पहला, दूसरा या तीसरा। 12वें प्रश्न का आंसर बताए। भाई जागीर भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में नहीं होती थी, बल्कि जो खालसा भूमि होती थी ये सीधे शासक या राजा के नियंत्रण में होती थी। पहला विकल्प आपके 12वें प्रश्न का आंसर है साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। तो चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे, जागीर शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी, उर्दू, फारसी या ब्रिटिश? तो जागीर शब्द के बारे में पूछा गया है। जागीर शब्द जो है ये जिस भाषा का शब्द है वो कौन सी भाषा है साथियों? तो बिल्कुल जो जागीर है ये शब्द फारसी भाषा का शब्द है मित्रों। विकल्प नंबर 3 आपके 13वें प्रश्न का आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 को, सर्वप्रथम सामंत व्यवस्था को इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान मानते हुए उल्लेख किया है? प्रोफेसर राय चौधरी ने, प्रोफेसर RS शर्मा ने, प्रोफेसर इमरान ने या कर्नल जेम्स टोड ने? साथियों 14वें प्रश्न का उत्तर बताइए। बेहद उपयोगी प्रश्न है ये, बेहद ही ज्यादा उपयोगी प्रश्न है कि जो सामंत व्यवस्था थी इसको सबसे पहले इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान किसने बताया था? तो ये बताने वाले थे कर्नल जेम्स टोड। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 का आंसर रहेगा साथियों। प्रश्न 15 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15, किसमें कर निर्धारण एकमुश्त किया जाता था? घूंघरी में, डोरी में, मुकाता में और इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं को तो यहां से आप हटा सकते हो। जिसमें कर निर्धारण एकमुश्त किया जाता था उसको किस नाम से जाना जाता था साथियों? 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर कौन सा? तीसरा। बिल्कुल जो मुकाता है, मुकाता में कर निर्धारण एकमुश्त किया जाता था मित्रों। थर्ड विकल्प आपके 15वें प्रश्न का आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16वां प्रश्न है, किसमें कर निर्धारण में नापे गए भूभाग का निर्धारण करके कर वसूल किया जाता था? कुंता विधि, मुकाता, डोरी या घूंघरी? तो भाई घूंघरी या मुकाता को तो हमने देख लिया, अब या तो कुंता विधि रहेगा या डोरी रहेगा प्रश्न संख्या 16 में। तो साथियों जिसमें कर के निर्धारण में नापे गए भूभाग का निर्धारण करके कर वसूल किया जाता था उसको किस नाम से जाना जाता था? डोरी के नाम से उसको कहते थे मित्रों। थर्ड विकल्प आपके 16वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे, खड़ी फसल को देखकर अनुमानित लगान निर्धारित करने की विधि थी? बटाई विधि, लाटा विधि, मुकाता विधि और कुंता विधि?
खड़ी फसल देखकर कि भाई यार देखो ये जो खड़ी फसल है इसमें कि भाई इतना अच्छा ये अनाज आ रहा है तो इस पर इतना कर लगेगा, मतलब खड़ी फसल को देखकर ये अनुमान लगा निर्धारित कर दिया जाता था साथियों। ऐसा जिस विधि में किया जाता था वो कौन सी विधि थी भाई, आपके कुंता विधि थी वो। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 18, किस विधि में फसल कटने योग्य होने पर लगान वसूली के लिए नियुक्त अधिकारी की देखरेख में फसल की कटाई की जाती थी तथा बाद में राजस्व दिया जाता था? लाटा विधि होती थी ये, कुंता विधि होती थी, डोरी विधि होती थी या घूघरी विधि होती थी? 18वें प्रश्न का आंसर बताना है आपको, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा 18वें प्रश्न में। तो भाई फसल कटने योग्य होने पर क्या किया जा रहा है, लगान वसूली के लिए नियुक्ति अधिकारी की देखरेख में, कि जो नियुक्ति अधिकारी नियुक्त है लगान वसूली के लिए उसकी देखरेख में फसल की कटाई की जाती थी साथियों, उसके बाद में राजस्व दिया जाता था। तो ये जिस विधि में किया जाता था उस विधि का नाम क्या है, लाटा विधि है साथियों, इसी को लाटा विधि कहा जाता था। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 18 का आंसर होगा। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो आपके प्रश्न नंबर 19 है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के कोतवाल के समान होता था जो गैर सैनिक कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित कार्य देखता था, वह कौन होता था? नायब बख्शी, दीवान, शिकदार या राजा? तो 19वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। 19वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा भाई, जो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का जो कोतवाल होता था उसके समान था ये, और गैर सैनिक कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित ये कार्य भी देखता था साथियों, तो इसको शिकदार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शिकदार के नाम से। थर्ड विकल्प आपके 19वें प्रश्न का आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 20 की तरफ। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा साथियों। आज आपके पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट आ रहा है। 149 वाला जो कोर्स है स्टडी विद पीएन लोधा जो ऐप है, स्टडी विद पीएन लोधा ऐप पर आज पूरे 150 प्रश्नों का लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 14, लेवल 2 हिंदी का मैराथन पेपर नंबर 12 और लेवल 2 एसएसटी का मैराथन पेपर नंबर 11 आज अपलोड कर दिया जाएगा। अब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो पिछले 265 से अधिक जो टेस्ट है वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। लास्ट समय में बेहतरीन तैयारी आप वहां से कर सकते हो साथियों। देखो बहुत ही कम समय में बेस्ट क्वेश्चन आप हल कर सकते हो वहां पर। तो ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। 20वां क्वेश्चन क्या है, रेक का दूसरा अर्थ किस कर से लिया जाता था? सैनिक कर से, किसान कर से, सामंत कर से या शासन कर से? तो रेक का दूसरा अर्थ प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है। और मित्रों रेक का दूसरा अर्थ सैनिक कर से लिया जाता था। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। 21 में क्या है देख लेते हैं आपके। राजकुमारियों के विवाह पर आमंत्रित करने पर कौन सा कर लिया जाता था? नजराना, न्योत, तीर्थ यात्रा और उत्तराधिकारी। भाई राजकुमारियों का क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो उस पर आमंत्रित करने पर जो कर लिया जाता था उस कर का नाम आपको 21वें प्रश्न में बताना है। भाई इसको उत्तराधिकारी कर तो नहीं कहते थे। तीर्थ यात्रा, न्योत या नजराना? 21वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। 21 में कौन सा विकल्प सही रहेगा भाई, इसको न्योत कर के नाम से जाना जाता था साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके 21वें प्रश्न का आंसर है। आगे बढ़ेंगे। 22वें प्रश्न को, मारवाड़ में कितने प्रकार की सामंतों की श्रेणियां थी? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की और 4 प्रकार की। तो सामंतों की श्रेणियां पूछी गई है प्रश्न संख्या 22 में। और मित्रों 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा मारवाड़ में कितने प्रकार के सामंतों की श्रेणियां थी साथियों? आपके विकल्प नंबर जो 4 है, बिल्कुल 4 प्रकार की मारवाड़ में सामंतों की श्रेणियां थी। फोर्थ विकल्प आपके 22 का सही आंसर है। 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23वां प्रश्न है, मेवाड़ में कितने प्रकार के सामंतों की व्यवस्था थी? 2, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या क्या विकल्प है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो भाई मेवाड़ में जितने प्रकार के सामंतों की व्यवस्था थी, कितने प्रकार के सामंतों की व्यवस्था थी? 3 प्रकार के सामंतों की व्यवस्था मेवाड़ में थी साथियों। 23 में आपके जो दूसरा विकल्प है यह आपका सही आंसर है। नेक्स्ट 24 की तरफ बढ़ेंगे। तो 24वां प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 24 है, जिन सामंतों ने गांव की रक्षा के लिए बलिदान दिया उन्हें किस नाम से कहा जाता था, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? भोमिया सामंत, गरासिया सामंत, नायाब सामंत और इनमें से कोई भी नहीं? तो वह सामंत जिन्होंने गांव की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है साथियों,
उनको क्या कहा जाता था? 24वें प्रश्न का आंसर देखें तो उनको भूमिया सामंत कहते थे। क्या कहते थे? भूमिया सामंत। विकल्प एक आपके 24 का सही आंसर है। अब 25वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 25वां प्रश्न यह आपके राजस्थान अध्ययन कक्षा 12वीं की जो किताब है इसके अध्याय 2 का अंतिम प्रश्न है भाई। इसके बाद हम अध्याय 3 के प्रश्नों को करेंगे। अध्याय 2 से 25 प्रश्न लिए हैं और अध्याय 3 से 35 प्रश्न लिए हैं। इस प्रकार टोटल राजस्थान जीके के 60 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप हल कर रहे हो साथियों। तो अध्याय 2 का अंतिम प्रश्न कक्षा 12वीं की किताब जो राजस्थान अध्ययन की उसका अध्याय 2 का अंतिम प्रश्न, संपूर्ण प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था का संचालन करता कौन था? प्रधान, दीवान, राजा या बख्शी? संपूर्ण प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था की बात की जा रही है। इसका जो संचालन करता था वो कौन था भाई? राजा था। जो राजा ही है यही बिल्कुल संपूर्ण जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था थी इसका संचालन करता था। विकल्प नंबर आपके जो 3 है 25वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो राजस्थान अध्ययन कक्षा 12वीं की किताब का अध्याय 3 शुरू हो चुका है। दूसरा और तीसरा अध्याय इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं मित्रों। आने वाले 3 दिनों में आपके राजस्थान अध्ययन कक्षा 12वीं की किताब भी कंप्लीट करवा दी जाएगी। फिर आपके सिर्फ 9वीं और 10वीं की किताब ही बचेगी। तो देखो अध्याय 3 का पहला प्रश्न है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उद्योग प्रधान, कृषि प्रधान, व्यवसाय प्रधान और कोई नहीं। भाई राजस्थान की अर्थव्यवस्था उद्योग या व्यवसाय प्रधान नहीं है, बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है साथियों? कृषि प्रधान है, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं यहाँ के वो कृषि का कार्य करते हैं। सेकंड विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि कार्यों पर निर्भर करता है? 77.6%, 75.07%, 65% या 70%? तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है इसका कितने प्रतिशत भाग साथियों कृषि कार्यों को करता है? कृषि कार्यों पर यह निर्भर है। दूसरे प्रश्न का आंसर देखें तो वही 75.07% जो जनसंख्या का भाग है राजस्थान का कृषि कार्यों पर यह निर्भर करता है। इनका जीविकोपार्जन किससे होता है? कृषि से होता है। विकल्प नंबर 2 आपके दूसरे प्रश्न का भी सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान को खनिजों का रिक्त स्थान है कहा जाता है? अजायब घर, वीरान घर, दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। भाई राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है साथियों, क्योंकि विभिन्न प्रकार के खनिज राजस्थान में निकलते हैं। विकल्प नंबर आपका जो 1 है मित्रों प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है। चलिए चौथे प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की रही? केरल, पंजाब, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। तो सबसे कम जनसंख्या भारत, राजस्थान की बात नहीं है ये भारत की बात है साथियों। किस राज्य की रही? चौथे प्रश्न का आंसर रहेगा जो सिक्किम है। बिल्कुल सबसे कम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की रही साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके चौथे प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की तरफ। देखो 60 प्रश्नों को हल करने के बाद माइनस मार्किंग करने के बाद ईमानदारी से कमेंट करना कि 60 में से कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। डायरेक्टली बिल्कुल बेहद उपयोगी प्रश्न है, ये प्रमाणिक प्रश्न है ऑथेंटिक किताबों से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर रही 53.33%, 54.21%, 51.36% और 52.66%। तो 5वें प्रश्न का आंसर बताओ साथियों। प्रश्न नंबर 5 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? भाई 5वें प्रश्न का आंसर देखें तो 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार राजस्थान की जो महिला साक्षरता दर है ये 53 ये 51 नहीं बल्कि कितनी थी? नहीं 54 थी साथियों, 52.66% रही थी। विकल्प नंबर आपका 4 5वें प्रश्न का आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ साथियों। 6वां प्रश्न है, इनमें से न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? जालोर जिला है, सीकर जिला है, पाली जिला है या राजसमंद जिला है? तो दिए गए विकल्पों में से वह जिला चुनिए साथियों जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला रहा। 6ठे प्रश्न का आंसर देखना है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तो जो जालोर जिला है सबसे कम पढ़े लिखे लोग यहीं के हैं। कहाँ के? जालोर जिले के। विकल्प आपका 1 6ठे प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर और कोटा। अब यह आपको सर्वाधिक साक्षर जिला जो जनगणना 2011 की हुई थी उसके अनुसार बताना है। 7वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। सर्वाधिक साक्षर जिला पूछा गया है साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है?
कोटा जिला सर्वाधिक साक्षर जिला है साथियों। फोर्थ विकल्प आपके 7वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को, 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 921, 924, 926 और 928। भाई राजस्थान का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार आपको देखना है। राजस्थान का लिंगानुपात रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार 928। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं यहाँ पर है? 928 है साथियों। जबकि 2001 में कितना था? ये 921 था। 7 की वृद्धि हुई है। विकल्प नंबर आपका 4 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9वां प्रश्न देखिएगा साथियों, 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का रहा? जयपुर का, कोटा का, जोधपुर का या भरतपुर का? तो जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व तो कौन से जिले का आता है? जैसलमेर जिले का। और सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का आता है साथियों? जयपुर जिले का आता है। पहला विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। साथियों 10वां प्रश्न है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है? हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर और धौलपुर। भाई न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। 11वें प्रश्न का आंसर 10वें प्रश्न का आंसर कौन सी रहेगा आपके? जो गंगानगर जिला है, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर यहीं पर हुई साथियों 2011 के आंकड़ों के अनुसार। थर्ड विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। साथियों प्रश्न नंबर 11 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है 685, 48, 337, 685, 48, 437, 685, 48, 537 या 685, 48, 637। 2011 की जो जनगणना हुई थी 685 तो आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली भी आपको पता होना चाहिए साथियों। 6,85,48,000 कितने? 437 राजस्थान की जनसंख्या थी जनगणना 2011 के अनुसार। दूसरा विकल्प आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। मित्रों 12वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? हनुमानगढ़ जिले में, गंगानगर जिले में, बारां जिले में या झालावाड़ जिले में? तो राजस्थान का वह जिला जहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उस जिले का चयन आपको प्रश्न नंबर 12 में करना है। और साथियों आपका जो गंगानगर जिला है, बिल्कुल सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गंगानगर जिले में होता है। इस वजह से इसको किसको गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो बाजरे के उत्पादन में आपको बताना है राजस्थान का संपूर्ण भारत देश में जो स्थान है वो कौन से नंबर पे आता है साथियों। जो प्रथम बिल्कुल है, बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है साथियों। संपूर्ण भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन का होता है राजस्थान में। पहला विकल्प आपके 13वें प्रश्न का आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 14वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, देश में कुल मक्का की पैदावार का कितना अंश राजस्थान में होता है? 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16। तो भाई जितनी पैदावार संपूर्ण देश में होती है उसका कितना बटा या अंश राजस्थान में मक्का उत्पादित होती है साथियों। 14वें प्रश्न का भी आंसर देख लेते हैं। भाई संपूर्ण देश में जो मक्का होती है इसकी 1/8 मक्का राजस्थान में उत्पादित होती है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है 14वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। साथियों प्रश्न नंबर 15 है, गन्ने का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में होता है? कोटा में, बारां में, बूंदी में और झालावाड़ में। इन जिलों में से बताइए गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन है वह कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता है भाई गन्ने का। तो 15वें प्रश्न का आंसर देखिए, राजस्थान में साथियों सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है गन्ने का? बूंदी जिले में होता है। विकल्प नंबर 3 आपके 15वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान में अमेरिकन कपास मुख्यतः किस जिले में बोई जाती है? जालौर जिले में, बाड़मेर जिले में, सीकर जिले में और गंगानगर जिले में। तो अमेरिकन कपास के बारे में है प्रश्न संख्या 16 में पूछ रहा है आपसे। 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों, कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो भाई अमेरिकन कपास मुख्य रूप से राजस्थान के जिस जिले में बोई जाती है वो कौन सा जिला है आपका? गंगानगर जिला है मित्रों। विकल्प नंबर 4 आपके 16वें प्रश्न का आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। देखो वैसे तो पूर्ण सावधानी बरती जाती है प्रश्नों को बनाने में, आंसर की बनाने में,
ऑथेंटिक किताबों से प्रश्न बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी 60 प्रश्नों में से कहीं एक आध दो प्रश्नों में अगर कोई त्रुटि लगे तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथियों। 17वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना, व्यास परियोजना या माही बजाज सागर परियोजना? साथियों, भारत देश की बात की जा रही है, सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसका नाम क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना। विकल्प नंबर 1 आपके 17वें प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 18 है, माही बजाज सागर परियोजना कौन से जिले में माही नदी पर है? डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में और बांसवाड़ा में? तो भाई माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर। लेकिन यह बात ये की जा रही है कि भाई किस जिले में स्थित है? तो 18वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। 18वें प्रश्न में आंसर रहेगा विकल्प नंबर 4। जो माही बजाज सागर परियोजना है ये माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। फोर्थ विकल्प आपके 18वें प्रश्न का आंसर होगा मित्रों। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है, व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, यूपी व राजस्थान की, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की, पंजाब, यूपी, हरियाणा की और राजस्थान, पंजाब, यूपी की? तो व्यास परियोजना के बारे में 19वें प्रश्न में देखना है आपको। देखो पंजाब तो इसमें शामिल है, किसमें? व्यास परियोजना में। अब पंजाब के अलावा और कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है? तो भाई 19वें प्रश्न का आंसर देखें, इसमें हरियाणा भी शामिल है, इसमें यूपी शामिल नहीं है साथियों, इसमें राजस्थान भी शामिल है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है कौन सी? व्यास परियोजना। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है आपके, किस योजना का प्रारूप बीकानेर रियासत के अभियंता कंवर सेन ने 1948 में भारत सरकार के समक्ष रखी? जाकम सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना और व्यास परियोजना? तो देखो बीकानेर रियासत के अभियंता इंजीनियर थे कंवर सेन, इन्होंने 1948 में भारत सरकार के समक्ष एक परियोजना का प्रारूप रखा था साथियों। उस परियोजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है मित्रों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 है, राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व कहां पर हवाई अड्डा स्थित था? जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में और जोधपुर में? तो भाई देखो स्वतंत्रता से भी पूर्व, जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले भी राजस्थान में एक जगह पर हवाई अड्डा स्थित था साथियों। वो 21वें प्रश्न में आपको देखना है। तो वह कौन सी जगह थी? बिल्कुल जोधपुर में एकमात्र हवाई अड्डा था राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व। याद रखना है इसको आपको। 21वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 22 है आपके, राजस्थान में नैरो गेज का संपूर्ण रेल परिवहन में कितने प्रतिशत भाग है? 1.23% भाग है, 1.33% भाग है, 1.43% भाग है या 1.53% भाग है? तो राजस्थान में नैरो गेज की बात की जा रही है साथियों। रेलवे लाइन जो होती है नैरो गेज, इसका संपूर्ण रेल परिवहन में कितना प्रतिशत भाग है? तो प्रश्न नंबर 22 का आंसर देखते हैं। 22वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों राजस्थान में नैरो गेज का संपूर्ण रेल परिवहन में कितना प्रतिशत भाग है? तो 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4, 1.53% नैरो गेज का भाग है साथियों। फोर्थ विकल्प आपके 22वें प्रश्न का सही उत्तर है। 23वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? 23वां प्रश्न है, जाकम परियोजना जो प्रतापगढ़ में जाकम बांध बनाया गया है, इससे किन किन जिलों को लाभ मिलता है? उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और इनमें से सभी? तो जाकम परियोजना जो साथियों जाकम बांध बना गया है प्रतापगढ़ में, तो इससे उदयपुर को भी लाभ मिलता है, चित्तौड़ को भी लाभ मिलता है और प्रतापगढ़ को भी लाभ मिलता है। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है 23 का आंसर रहेगा आपके। 24 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। राजस्थान की मरुगंगा व थार मरुस्थल की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है? माही बजाज सागर परियोजना को, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना को, व्यास परियोजना को या इंदिरा गांधी नहर परियोजना को? 24 का आंसर देख लेते हैं साथियों। 24वें प्रश्न में भी आपके चौथा ही विकल्प सही रहेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को ही राजस्थान की मरुगंगा और थार मरुस्थल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 24 का सही आंसर है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, चंबल परियोजना जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 1, 2, 3 और 4? तो साथियों चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इस पर टोटल कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध।
1 बांध आपके जो है मध्य प्रदेश में है और 3 बांध आपके जो है राजस्थान में है साथियों। तो विकल्प नंबर 4 आपके 25वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1964 में, 1968 में या 1972 में? किसकी बात की जा रही है? राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। आपने साथियों जो गवर्नमेंट की जो बसें होती है वहां पर भी ये लिखा हुआ देखा होगा, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। बिल्कुल इसकी स्थापना की बात करें तो सन 1964 ईस्वी में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। विकल्प नंबर 2 आपके 26 का सही आंसर है। नेक्स्ट 27 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 27वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है, 7वां स्थान है, 8वां स्थान है और 9वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से आपको ये देखना है। प्रश्न में थोड़ा सा अधूरापन है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? साथियों 27 का आंसर देखें तो भाई जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार। थर्ड विकल्प आपके 27 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 28 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 28वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है? सिक्किम, केरल, यूपी और मध्य प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य 28वें प्रश्न में पूछा गया है। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक लिंगानुपात है साथियों। तो 28वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, जो आपके जो केरल है साथियों, केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है संपूर्ण प्रदेश में। विकल्प नंबर आपका 2 28वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 29वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 10.21, 10.31, 10.41 या 10.51? तो भाई देखो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है और यह संपूर्ण भारत के 10.41% क्षेत्रफल फैला हुआ है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 29वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 30वें प्रश्न को, RSRTC का संबंध किससे है? रेल परिवहन से है, वायु परिवहन से है, सड़क परिवहन से है और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप यहां से विकल्प में से हटा सकते हो। देखो RSRTC की बात की जा रही है। 30वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा आपके? जो RSRTC है इसका संबंध किससे है? सड़क परिवहन से है। विकल्प नंबर 3 आपके 30वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 31 की ओर बढ़े। 31वां प्रश्न है, राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्गों का लगभग कितने प्रतिशत भाग है? 10%, 11%, 12% और 13%। 31वें प्रश्न का उत्तर बताओ मित्रों। 31वें प्रश्न में देखें तो भारत के कुल रेल मार्गों का राजस्थान में कितने प्रतिशत है? लगभग 31वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्गों का लगभग 11% भाग है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 31वें प्रश्न की ओर 31वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 जनवरी 1951, 1 फरवरी 1951, 1 मार्च 1951 और 1 अप्रैल 1951। 32वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। कल भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है साथियों। राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को। फोर्थ विकल्प आपके 32वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 33 को देख लेते हैं साथियों। 33वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 400, 300, 200 और 100। तो जो जनगणना 2011 हुई थी इसके अनुसार राजस्थान का जनघनत्व पूछा गया है 33वें प्रश्न में। और साथियों राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200 है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर निवास करते हैं। तो आपके थर्ड विकल्प 33वें प्रश्न का आंसर है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 34 को, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर जिला है साथियों, जालोर जिला है, आपके गंगानगर जिला है या डूंगरपुर जिला है? 34वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार आपको बताना है। और साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा? बाड़मेर जिला रहा मित्रों। विकल्प 1 आपके 34वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 35वां प्रश्न देख लेते हैं। अब आज का अंतिम और 35वां प्रश्न देख लेते हैं। जरूर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइएगा साथियों। कमेंट करके जाना कैसा लगा वीडियो, कितने प्रश्न आपने 60 में से सही किए हैं
और किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही इसी प्रकार से वीडियो के प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो 10,000 से भी अधिक लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर रखा है, और आपने नहीं कर रखा है तो निश्चित रूप से डाउनलोड जरूर करिएगा। लास्ट समय में बेहतरीन तैयारी आप 149 वाले कोर्स से कर सकते हो साथियों। देखो 35वां और अंतिम प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अजमेर, जालोर, बाड़मेर और डूंगरपुर। साथियों 35वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपके कौन सा जिला? डूंगरपुर जिला, जिसका लिंगानुपात है 994,994। तो फोर्थ विकल्प आपके 35वें प्रश्न का सही आंसर है। ये 35 प्रश्न हमने अध्याय 3 से किए और 25 प्रश्न अध्याय 2 से किए थे साथियों। तो टोटल 60 प्रश्न हमने आज हल कर लिए हैं। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।